वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम 1 मई के हवाले से बात करें। जैसे मैं ओपनिंग में भी जिक्र कर रही थी, हम सब जानते हैं कि मज़दूर के लिए ज़िंदगी कितनी तल्ख और कितनी मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे उनके हकूक़ का तयन भी बड़ी मुश्किल से हुआ है और जो हकूक़ आइडेंटिफाइड हैं वो देना जो है वो सोसाइटी के हर तबके की तरफ से मसला नज़र आता है। आप भी अगर घर में कोई एक लेबर बुलाते हैं तो आपकी भी यही होती है कि इतने पैसे सिर्फ ये कि 1 घंटे के हम आपको वो जो है वो देंगे। और इसी तरह से फिर एडहॉक के जो मुलाजमीन हैं उनके अपने मसले हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनके अपने, और मुस्तकिल जो मुलाजमीन हैं उनके वर्कर्स के अपने मसले हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो ज़हूर अवान साहब। ज़हूर अवान साहब को खुश आमदीद कहेंगे। ज़हूर साहब जो हैं मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के और सीनियर एडवाइज़र हैं पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन के। और इनके साथ हम खुश आमदीद कहेंगे राय अकबर साहब को। राय साहब जो हैं डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और हम खुश आमदीद कहेंगे सैयद नज़र हुसैन शाह साहब को, जो कि प्रेसिडेंट हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो सेंट्रल पंजाब में और कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान फूड वर्कर्स फेडरेशन के। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ज़हूर साहब यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। हमने लास्ट ईयर भी यही बातें और प्रोग्राम किया है। पिछले साल से अब तक कोई फ़र्क आया है आपको लगता है मज़दूरों के हालात में? पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई, कुछ बेहतरी आई? बेहतरी की बजाय अगर यूँ समझें कि इस वजह से दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन चल रही है, जो मामलात हैं जिसकी वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, बेरोज़गारी के मामलात हैं, आबादी का बढ़ता हुआ जो समुंदर है किस्म का, उसमें भी देखें तो हालात पहले से हर साल से दूसरे साल बेहतर नहीं होते मेहनत कशों के। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कश जो है वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाते हैं। आप यूँ देखें किसी अदारे के अंदर चले जाएं तो परमानेंट वर्कर का वो कंसेप्ट जो होना चाहिए, जो उनकी परमानेंट जॉब है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उन्हें परमानेंट बनाती है, वो बिल्कुल नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही साल दर साल, और एक अदारे के अंदर अगर 200 परमानेंट है तो उसी अदारे के अंदर तकरीबन 600-700 उठकर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं, वो ख़वातीन इसमें बिलखसूस बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं जो होम बेस्ड वर्कर है, सप्लाई चेन के अंदर है। फिनिशिंग गुड्स होती हैं आकर इंडस्ट्री के अंदर, और जो काम किया जाता है उनके मुख्तलिफ सप्लाई चेन में, तो वहाँ पर भी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मिनिमम वेज नहीं है, वो नहीं है, पीस रेट जो हैं वो कम्पिटिटिव हैं क्योंकि बेरोज़गारी है, इस वजह से सस्ता मजदूर हर एक को मिल जाता है कंपटीशन में। अच्छा, अब ये जो एक आपने बात की है, क्या मजदूर खुद अपने ही साथ जुल्म नहीं करते? जब एक शख्स को अगर फ़र्ज़ किया 600 रुपया दिहाड़ी तय हुई है और दूसरा क्या मैं 400 में कर दूंगा, तो ये एक आपस में भी तो उनका है ना एक मसला जो एग्जिस्ट करता है। एक दफ़ा एक लेबर मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे कि अवान साहब आप बड़े हकूक़ की बात करते हैं, अगर आप बेरोज़गारों की यूनियन बना दें तो वो तो 3 टाइम की रोटी पे भी रहने को तैयार है। क्या करें? हालात क्या है? मिसाल के तौर पर आप एक्सप्लॉयटेटिव वेज देंगे, आप सारा कुछ करेंगे तो, या जो भी करेगा मिसाल के तौर पर, तो उसके तहत उनकी मजबूरी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है बजाय घर में बैठे रहें। आप देखें इस वक्त क्या हालात हैं कि मिसाल के देखें, आप देखें कि मिनिमम वेज अगर और अमल दरामद उस पर भी नहीं होता, वही बात है। अब और फिर कितने मिनिमम वेज जो है कितने तय हुए? 37,000 इस्लामाबाद के अंदर है। लेकिन इस वक्त भी अभी भी हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़े हालात इस किस्म के हैं कि उन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी एक चौकीदार होगा या एक सफाई करने वाला होगा या एक पियन पानी पिलाने वाला या छोटे मोटे काम करने वाला भी मुलाजिम अगर रखा गया है तो उसकी कम अज कम तनख्वाह 37,000 होगी। भले वो किसी मिल में हो, फैक्ट्री में हो, इदारे में हो, किसी जगह पे कोई बंदा जो है वो 37,000 से कम उसकी तनख्वाह नहीं होगी। ये ला कहता है अनस्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर की ज़्यादा होनी चाहिए। ला हमेशा के लिए आता है कि अनस्किल्ड, और अनस्किल्ड वर्कर का अगर हम फैमिली बजट बनाएं तो वो फैमिली बजट जो 1970 की बेस ईयर पे अगर आगे जाएं तो इस वक्त 1 लाख से ऊपर उसकी तनख्वाह होनी चाहिए विद मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हैं उसकी, वो हमने बनाया है वर्कर्स की तरफ से, हमेशा के लिए हम देते हैं। किसी जगह में भी उस पर यह एतराज़ नहीं किया जाता था कि हमने कोई गलत बयानी की है, लेकिन ये है
कि मसलन एक 249 रुपये 50 पैसे चाहिए थे उस वर्कर को 1970 में, जो बेस ईयर है, लेकिन होते होते आप देखें अब महंगाई, बेरोज़गारी, दूसरा तीसरा इनमें इजाफा होते हुए उसी वर्कर को जो 5 अफराद खाना हो, 2 मियाँ बीवी अयूब खान की फैमिली प्लानिंग के मुताबिक और एक माँ बाप, सिर्फ 5 अफराद खाना हो, तो उनको रहने सहने के लिए, अपने तबी सहूलियात के लिए और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ये रकम कोई गलत नहीं है। असल चीज़ है जो इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत, मसलन मिसाल के तौर पर आप चाइना लें, चाइना के अंदर जो यूनिट है बिजली का, जो इंडस्ट्रियल है, वो यूं समझे 1 रुपए से नीचे है। पाकिस्तानी पिछले 2 साल पहले था, आज शायद थोड़ा ज़्यादा हुआ हो। उसी के मुकाबले में हमारी इंडस्ट्री को बिजली कितनी खरीदनी है। अब उनके और अखराजात कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन वो समझते हैं कि मजदूरी है, जैसे कुछ लोग, इसकी तनख्वाह को कम करो, बाकी चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी चीज़ों के अपने, तो वो मजदूर इसलिए दूसरी तरफ भी माफिया है ना, बिजली बनाने वाले भी सरमायादारी हैं और बिजली इस्तेमाल करने वाले भी सरमायादारी हैं। तो सरमायादाराना निज़ाम में सरमायादार के मफादात का हमेशा लुक आफ्टर करता है। इस्तेहसाल अगर होता है तो सिर्फ मेहनत कश मजदूर को होता है। अच्छा, ये जो ज़हूर साहब ने हालात बयान किए, राय साहब, इन हालात में के तहत फिर सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाना जो है वो उनके मसाइल का हल है। मुलाजमत मिल रही है तो मुनासिब तनख्वाह नहीं मिल रही, इंसानी सलूक जो है वो नहीं मिल रहा, बेचारे बोट्स में, लॉन्चेस में कभी डूब रहे हैं, कभी किसी जगह पर, मतलब अंदोहनाक वाक़यात हम सुन रहे हैं आए दिन। और एक चीज़ जो आप चूँकि वर्कर्स ट्रेनिंग के साथ वाबस्ता है, पूरी दुनिया जो ऑब्जेक्ट कर रही है वो ये कि पाकिस्तानी जो हैं एज नेशन ट्रेंड वर्कर्स नहीं है, स्किल्ड नहीं है। जब वो आते हैं बाहर तो हमारे पास इंडियन ज़्यादा बेहतर वर्कर हैं, बंगाली ज़्यादा बेहतर वर्कर हैं, बांग्लादेशी ज़्यादा बेहतर वर्कर हैं, हम पाकिस्तानी को क्यों रखें? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने जहाँ हमें इन्वाइट किया, आपकी वसातत से हमारा ये प्रोग्राम पहुँचेगा। मैं थोड़ा सा, मोहतरम ज़हूर रवान साहब बहुत बड़े लेबर लीडर हैं, उन्होंने भी बात की, मैं थोड़ा सा उस तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जहाँ तक मिनिमम वेजेस का ताल्लुक है, इसमें हुकूमत बहुत संजीदा है, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत संजीदा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बहुत संजीदा है। इसमें हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट की जाए। ख़ासतौर पर आपने इस्लामाबाद में देखा होगा, इस सिलसिले में हत्ता के वर्स्ट कम वर्ष यहाँ तक हुआ है कि कुछ मैनेजर्स की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं कि अगर वो मिनिमम वेजेस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई जो हुकूमतें हैं इसमें बहुत संजीदा है ताकि इसको मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हम तस्लीम करते हैं इसमें यकीनी तौर पर कुछ मसाइल हैं, लेकिन ये तीनों तरफ से है। यूनियन की तरफ से भी कॉपरेशन चाहिए, जो आजिर हैं, जो मालकान हैं, उनकी तरफ से भी, और मजदूरों की तरफ से भी चाहिए। एक तो मैं ये वजाहत करना चाहूँगा यहाँ इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए। दूसरी जो आपका जो दूसरा सवाल है वो बड़ा अहम है। आप मैडम ये सुनकर हैरान होगी कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ट्रेड स्किल्स में काम कर रहे हैं जी, और हमें इस पर बड़े रिकॉर्ड किस्म का रिमेंटिस हासिल होता है। डेफिनेटली हाँ। ठीक है जी। अच्छा, एक तो इसमें हम ये बात वाजे करना चाहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी वर्कर्स का बाहर जाना कोई अयूब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है ये जी, लेकिन अगर प्रॉपर चैनल से जाए। हाँ जी, हाँ, इस पर मैं इस तरफ भी आता हूँ कि वो लोग बाहर जाते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे वर्कर बड़े अच्छे स्किल्ड हैं, दे आर वेरी गुड ड्राइवर्स, दे आर वेरी गुड प्लम्बर्स, दे आर वेरी गुड मेसन्स, बड़े अच्छे हैं। आपको याद होगा कि गल्फ में एक त्यारे को टो करना था, डेट वाज द पाकिस्तानी ड्राइवर्स। हमारे ड्राइवर्स पूरी दुनिया में काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत यह है कि उनको कुछ पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको कुछ सॉफ्ट स्किल्स देने की ज़रूरत है। हाँ जी, सॉफ्ट स्किल्स भी देने की ज़रूरत है। दुनिया में चीज़ें जो हैं बड़ी तब्दील होगी। आप सऊदी अरब चले जाएँ, आपको पाकिस्तानी वर्कर्स कम मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तानियों की निस्बत बाकी जो अक़वाम के लोग हैं, वही जो आप कह रहे हैं, मैनर्स में, रवैये में, बर्ताव में, सलूक में, ज़बान में, कम्युनिकेशन में उनका रवैया अंदाज ज़्यादा बेहतर होता है। हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान खास पर वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो हमारे वर्कर्स बाहर जाएंगे उनको हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे। उनमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मल्टी रीजनल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अपने आप को ऑब्जर्व कैसे करना है, वहाँ कैसे करना है, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कैसे करना है। हम अब अपने वर्कर्स को, जो हमारे वर्कर्स बाहर जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग मुहैया करके, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करके
हम उनको दे रहे हैं ताकि वो वहाँ पर बेहतर अपनी वर्क एथिक्स के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। यानी वो तुर्की वाला मामला ना हो कि यहाँ से गए हैं और वहाँ पे जाकर तो खवातीन की वीडियोस बना के तो व्लॉगिंग शुरू कर दी है और अजीबो गरीब किस्म के जो है कमेंट्स के साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने खासतौर पर वजारत बैरूनी मुल्क पाकिस्तान ने इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लिया है। इस पर डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ मिलकर बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। हम उनकी अच्छी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि वहाँ पर आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रखना है, पाकिस्तान की इज्जत रखनी है, वहाँ पर आपकी शनाख्त जो है पाकिस्तानी होने के नाते से है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अंदाज़ा हो। जैसे यूके में एक पूरी साइट है जो साइट जो है वो रन करती है कि बच्चों के साथ जहाँ पे जिनसी जराइम हो रहे हैं जी। और शर्म आती है कि वो अक्सर जो एक्यूजेशंस हो रही होती हैं उसमें वो पाकिस्तानियों को या साउथ एशियन ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली पाकिस्तानी के नाम आ रहे होते हैं, क्योंकि और पाकिस्तानियों की स्टेटमेंट ये आ रही होती है कि हमारे मज़हब में तो ये ठीक है ना कि अगर एक लड़की 18 साल से कम उम्र है तो उसकी शादी हो सकती है। वहाँ के लॉ में ये क्राइम है, ये जुर्म है। सो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो एक ऐसे मुल्क में एक ऐसा जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं कि जिसमें उनको सजा हो सकती है, वो डिपोर्ट हो सकते हैं। और कई पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं सिर्फ इस जुर्म के ऊपर। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा इशू है वो आगाही का है, अवेयरनेस का है। हम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान हम इस सिलसिले में ये कोशिश कर रहे हैं अपने बाहर जाने वाले वर्कर्स को मुकम्मल तौर पर उनको आगाही हो कि वहाँ के जो डेस्टिनेशन कंट्री है जिसमें उसमें जाकर काम करना है उसके मकामी लाज हैं, उसके मकामी कवानीन हैं, उसके जो लेबर कवानीन हैं उनके बारे में वो आगाही रखते हो। बल्कि हमने इसके साथ एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया है कि हम उनको उस मुल्क की जो लैंग्वेज है उसमें भी बेसिक नो हो हम उसको सिखला कर दे रहे हैं। अगर वो जर्मनी जा रहा है तो उसे जर्मन कुछ ना कुछ आती हो, जापानीज आती हो। हम अरेबिक सिखा रहे हैं लोगों को कि अगर गल्फ में वो जाता है तो वो कुछ मामूली तौर पर अरेबिक में बोलचाल कर सकता हो। ये भी वर्कर्स एजुकेशन ने वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। बिल्कुल। आपके ख्याल में जनाब नज़र साहब ये कितना ज़रूरी है जिसका राय साहब ने जिक्र किया? ये सिर्फ मतलब इंटरनेशनल मार्केट में तो है ही लाजमी कि वहाँ पर तो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे उस मुल्क के कवानीन को, या आप ये नहीं कह सकते कि आपको मालूम नहीं था वहाँ के कवानीन का, ये जुराइम में आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी आप समझते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर ये आगाही है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपने हकूक़ के बारे में वो इन्फॉर्म्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मज़दूरों के हवाले से हमसे कुछ बातें की हैं। तो इस हवाले से जो राव साहब ने बात की है, देखिए पाकिस्तान के बहर के लिए तो ये मज़दूरों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, लेकिन इनके ज़िम्मे पाकिस्तान के अंदर जो मज़दूर हैं काम करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, निजी इदारों में करते हैं, तो उसमें फेडरेशन ने अपने तौर पर, जैसे अमान साहब बैठे हुए हैं, हमारी फेडरेशन है, तो अंदर हम CBA जो होती है या यूनियन जो होती है वो बाकायदा प्रोग्राम मुनक़िद करती है उनको लेबर लॉ के बारे में, जिस तरीके से ओल्ड एज बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये वर्कर वेलफेयर फ़ंड से भी बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की तालीम के हवाले से जो वर्कर काम करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं यकम मई के हवाले से शिकागो के जो मज़दूर हैं, जो शहीद हैं, जो हुए थे, जिन्होंने जिद्दोजहद की, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने हमें जिद्दोजहद का रास्ता दिखाया, उनको मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम के वजह से। तो सबसे पहले ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1974 में ये यकम मई को मई डे मनाने के तौर पर पाकिस्तान में लागू किया। इससे पहले नहीं होता था। इससे ये होता था कि जितनी भी लेबर के मामलात हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, इससे आगाही होती है। इदारे बनने चाहिए, हमारे यहाँ इदारे हैं, मौजूद हैं, लेकिन वर्कर को बताया नहीं जाता। वर्कर एजुकेटेड नहीं है, वर्कर को अपने राइट्स का पता नहीं है। मैं चाह रही हूँ उसके बारे में बताएं। हमें ओल्ड एज बेनिफिट किस तरह लेना है, हमने पेंशन किस तरह लेनी है, या हमारे बच्चों का जो वजीफ़ा है, बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, वो हमने किस तरह लेनी है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो महकमा लेबर के ज़िम्मे आते हैं, लेकिन कोई किसी प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा राव साहब से कि ऐसे प्रोग्राम भी रखें अपने अंदर जिसमें वर्कर्स को ये आगाही हासिल हो कि आपका अगर बच्चा ज़ेरे तालीम है तो उसको
फंड्स कहाँ से लेने हैं, किस तरीके से लेनी है। अगर आपकी उम्र 55 साल या 60 साल हो जाती है तो पेंशन आपने किस तरीके से लेनी है। बाकी रह गया मिनिमम वेज की बात की, ज़हूर रहमान साहब ने भी की, राव साहब ने भी की। हमने इनको सब हर गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया था कि ऑन चेक के ज़रिए सैलरी दें, पता चल जाएगा कि कौन सा इदारा मिनिमम वेज दे रहा है, कौन सा इदारा नहीं दे रहा। जहाँ पे यूनियन ठीक है वहाँ तो मिनिमम वेज मिलता है। यूनियन ठीक कहाँ है? यूनियन जहाँ तो नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ यूनियन ही तो बनने नहीं दी जाती। 3% जहाँ भी है, जहाँ यूनियन नहीं वहाँ तो हालात बहुत ख़राब है, वहाँ मिनिमम वेज मिलता ही नहीं है। फिर हमारे मुल्क में मजदूर देखें, बात आ जाती है जी एक फैक्ट्री है, सरमायादार है जी, उन्होंने सरमाया लगाया है, मजदूर की मेहनत किधर गई? मजदूर जो काम करता है वो खून पसीने दे के कमाता है, लेकिन उसको उजरत सही नहीं मिलती। सही 1 अरब फर्ज किया, एक फैक्ट्री का मालिक है, उसको 1 अरब रुपए प्रॉफिट हुआ है साल के बाद। एक आदमी अपनी जेब में 1 अरब रुपए लेकर जा रहा है और मजदूर के 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है उनको। बिल्कुल, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। अच्छा ज़हूर साहब, मैं चाहूँगी कि पहले तो हम ILO के इंटरनेशनल लेबर लॉज के तहत जो डिफाइंड है, जो हकूक़ है, जिसमें आपका वर्किंग आवर्स भी हैं कि कितने घंटे आप जो है वो काम होगा आपका, जिसमें आपकी सालाना छुट्टियां भी हैं कि वो एक मज़दूर जो है या कोई भी शख्स जो किसी जगह पे काम कर रहा है उसको साल में महल 14 दिन है जो कि विद पे लीव है जो मिलनी चाहिए। ये ज़्यादा है। वीकली वेज, वीकली तो है ना, हाँ, हॉलीडेज, हॉलीडेज। फिर आ जाती हैं वो कैलेंडर हाँ हॉलीडेज जितनी भी बनती हैं, और वो उसके अलावा भी है। जी हाँ। वो मुख्तलिफ जगहों में जो जिस तरह शाह साहब ने कहा कि कलेक्टिव बारगेनिंग एग्रीमेंट के तहत यूनियन ले लेती हैं, बहुत जगह में मैटरनिटी लीव्स भी ख्वातीन के लिए हैं, इमरजेंसी लीव्स भी हैं, वो थ्रू कलेक्टिव बारगेनिंग एग्रीमेंट होती हैं और कुछ लॉज के तहत भी प्रोवाइड है। लेकिन ये लॉ है, ये लेबर लॉ है बिल्कुल कि 14 दिन की छुट्टियां जो हैं वो हर मुलाजिम की जो कि किसी भी जगह पे काम कर रहा है वो उसकी है एनुअली। मतलब अच्छा, ये नहीं है दूसरी कि बात कोई ये इदारा है कि जो हम आपने कहा देंगे ना, नहीं। ILO का दरअसल बुनियाद ही कायम हुई थी 1 मई शिकागो के बाद, जो 18 घंटे औकात कार थे, फिर 16 हुए, फिर आयन बेवरन ने 13-14 घंटे किए, लेकिन जदोजहद जारी रही। फिर ILO का कन्वेंशन नंबर 1 आया, इस वक्त 190 कन्वेंशन है। ILO का कन्वेंशन नंबर 1 औकात कार के बारे में मुकर्रर हुआ कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे दीगर ज़रूरियात, 24 घंटे की तकसीम हुई। लेकिन इसी के तहत फिर आज देखें आप कि अगर वर्कर एक ख़ास हद तक वो अगर परफॉर्म करे ओवर टाइम तो वो कर सकता है, वो भी एक ख़ास हद तक के लाउड है, ला बेहतर है इस मामले में। हाँ, अमल दरामद वही बात आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आज भी बहुत सारी जगहों में 12-12 घंटे, 10-10 घंटे औकात कार जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बिलखसूस इवन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम छोड़ देते हैं। दूसरी जगह में हम छोड़ देते हैं डोमेस्टिक वर्कर 24 घंटे का गुलाम है, हम छोड़ देते हैं मुख्तलिफ दीगर जो भी हैं। लेकिन इसमें वो आते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी हम 8 घंटे के औकात कार की पूरी और बीच में 1 घंटे का जो रिलीफ होता है, ये वो बुनियादी मामलात हैं। अब ILO के जो कन्वेंशन हैं पाकिस्तान ने रेटिफाई किए हुए हैं, कोर लेबर स्टैंडर्ड कि ख्वातीन और मर्दों की तनख्वाह में फ़र्क नहीं होगा, कोई डिस्क्राइमिनेशन होगा। 2 कन्वेंशन है कोर कन्वेंशनों में, 190 में से 8। चाइल्ड लेबर नहीं होगा, फोर्स लेबर नहीं होगा। फोर्स लेबर ये नहीं है कि आप चैनों से बांध कर उससे फोर्स कराएं, वो भी फोर्स लेबर है ड्यूटी खत्म हो गई है तो आप उसे 4 घंटे और जी हाँ, अब ये फोर्स लेबर में आता है। अपॉइंटमेंट लेटर आप देख लें नहीं मिलता बहुत सारी इंडस्ट्री में, ये आ जाता है, हालांकि स्टैंडिंग ऑर्डर है 2 सेक्शन, लेकिन ये है कि जी उस जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता तो वो फोर्स लेबर में आता है। मिसाल के तौर पर जबरी मुशक्कत वो नहीं होगी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग होगी। ये ILO के 8 कोर का। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो आगे 2 मजीद कन्वेंशन, टोटल 190 कन्वेंशन है। अब इनमें जिन मुल्कों ने रेटिफाई किया है उन्होंने अपने ला तो ले आए, पाकिस्तान भी ला ले आया है। इस वक्त देखें हर सूबे में इस वक्त सूबाई तौर पर अगर ला को देखें, कुछ तो हमें अंग्रेज़ के ज़माने में मिले। माइंस एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वहीं से आया, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, लेबर डिस्प्यूट, तो कितने ही हमें इनहेरिट हुए ब्रिटिश इंडिया से। अब आकर हर सूबे ने 15-15, 16-16 ला इस सिलसिले में बनाए, तो ला मौजूद है। ला की वही बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन ज़रा इस मामले में थोड़ी अर्ज़ करूं, इम्प्लीमेंटेशन 2 तरीके पे है, या तो वहाँ यूनियन हो
कर देगी, या लेबर इंस्पेक्शन का निज़ाम लेबर डिपार्टमेंटों का इतना मजबूत हो कि वो ला या लेबर कोर्ट्स एक्टिव हो ना। आपकी लेबर कोर्ट्स में तो जब जुडिशियल जाएगा तो तब होगा। लेबर इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं वो लॉ के ऊपर अमल दरामद में ये बुनियादी जिम्मेवारी उनकी है। जिधर ट्रेड यूनियन नहीं है फिर ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है। ठीक है, मगर क्या ही मुश्किल है एक बंदे को थोड़ा सा खुश करके या चाय पानी उसकी करके तो उससे वो कहलवा लेना। यानी और हम इसके बारे में बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि अपने मुलाजमीन को रजिस्टर ही नहीं करती। यानी आप वो मिनिमम वेजेस की तो बात उनसे तब करेंगे ना कि आप अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं, जब वो आपको बताएंगे कि उनके पास 100 मुलाजमीन है, वो तो आपको कहेंगे 50 मुलाजमीन है, 50 के हम पैसे दे रहे हैं। 50 तो वो उन्हें रखते ही नहीं सामने कि ये भी हमारे मुलाजमीन है, ना वो उन्हें EOBI में रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक आपने देखा किसी यूनियन ने या कोई मुकदमा कायम हुआ हो या उनको अकाउंटेबल किया हो? हम सब जानते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि आपको भी पता है ज़हूर साहब, मुझे भी पता है, और somehow हम सब जानते भी हैं और हम सब पहचानते भी हैं और हम सब जो खामोश भी रहते हैं। तो इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, जो कि आज के दिन का असल हम सबको इल्म होना चाहिए मज़दूरों के हकूक़ के बारे में। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं।